पहुंचा सकते हैं। तो आज इसी विषय पर जुड़ने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे दो महत्वपूर्ण अतिथि मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे अतिथि है यहाँ पर आशीष सागर जी, जो कि फ्यूचर फार्मिंग के को फाउंडर है। उनसे भी जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष। तो चलिए हम उनसे आगे बात करेंगे, उससे पहले आपको पेश करते हैं एक छोटा सा रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने साल 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की। इसका मकसद प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय युवाओं के बीच औद्योगिक और उद्यमशीलता कौशल विकसित करने के साथ साथ उद्योग की मांगों और कौशल आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटना है। सरकार ने साल 2015 में ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की भी शुरुआत की, जिसके जरिए सरकार का मकसद युवाओं को कौशल विकास फ्री ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार के योग्य बनाना और आजीविका में बढ़ोतरी करना है। इस योजना को प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 1,42,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। देश के युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच का ही असर है कि आज लाखों की तादाद में युवा अपने मनचाहे क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर देश और दुनिया में रोजगार पाने में सक्षम हुए हैं। साथ ही देश के विकास में भी अहम योगदान दे रहे हैं। ये वो पहल है जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में बहुत कारगर साबित हो रही है। रिपोर्ट के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब चलिए सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। आशीष सागर जी से हम जुड़ने जा रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि वो जो फ्यूचर फार्मिंग की जानकारी हमें देंगे, इससे हमें क्या कुछ लाभ होगा। आप हमें बताएं आशीष जी, किस तरीके से फ्यूचर फार्मिंग से किसानों को जोड़ा जा सकता है। तो फ्यूचर फार्मिंग एक एग्रीटेक प्लेटफॉर्म है, जहां हम लोग ने शुरुआत की 2020 में। ये कोविड के समय मैं और मेरा भाई ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर रहे थे। कोविड में खरवा जैसे गांव था बिहार में, वहां पे आके हमें पता चला किसान बहुत सारी कठिनाइयों को झेल रहे हैं। उन्हें उत्पाद को बेचने का कोई माध्यम नहीं है, उन्हें कैपिटल नहीं मिल पाता है, उन्हें बहुत सारी रिसोर्सेज की कमी है, उन्हें अवेयरनेस नहीं पता है, उन्हें बहुत सारी गवर्नमेंट की सब्सिडीज नहीं पता है, वो लोग डिजिटली कनेक्टेड नहीं है। तो हमने सोचा कि ये कैसे हम लोग कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग डिजिटली कनेक्टेड हैं और हमें आइडिया है और हम लोग आईटी सेक्टर से आते हैं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म शुरुआत की, D2C प्लेटफॉर्म जिसका नाम मिलकाट है। उसके माध्यम से हमने एग्री प्रोड्यूस उनका बेचना शुरू किया और ये हमने शुरुआत की बिहार के सबसे प्रसिद्ध आम जैसे मालदा मैंगो है, उसे हमने पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया में मार्केट करना शुरू किया। हमने पूरे देश भर में उसे बहुत हर एक सिटी हर एक स्टेट में बेचा है और ऐसे ही करके जितने सारे प्रसिद्ध प्रोडक्ट है जैसे कि तिलकुट हो गया, कतरनी चूरा हो गया, भागलपुरी का हैंडलूम चादर हो गया, सिलाव का खाजा हो गया, ये सारे प्रोडक्ट को हम लोग ने लिस्ट किया है, मार्केट कर रहे हैं और ये सारे अच्छे क्वांटिटी में बिक रहा है। तो फिर इसके बाद हमने पता चला कि किसान को मार्केट तो मिल गया लेकिन उन्हें कैपिटल की तो फिर भी जरूरत है। तो हमने ये फ्यूचर फार्मिंग की शुरुआत की, उसको कैसे इंटीग्रेट किया। हमने ये सोचा कि उन्हें लोन देने से बढ़िया है कि अगर हम ही लोग जैसे अगर जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे ही पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहे जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करके डायरेक्टली किसान को लाभान्वित कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए। तो यहाँ से हमने शुरुआत की, फिर धीरे धीरे बहुत सारे आज 150 किसान हमारे साथ प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं और ये चल रहा है अच्छे से और इसे हमें बहुत एक्सपैंड भी कर रहे हैं धीरे धीरे। आशीष जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने युवा होकर ये सपना देखा है, आपके इतने सारे प्लेटफॉर्म होने के बावजूद आपने किसानों के लिए सपना क्यों देखा? एक्चुअली ये इसलिए हमें महसूस हुआ क्योंकि पहले 2018 या 17 में हम न्यूज़पेपर या न्यूज़ में पढ़ते थे कि किसान का इतना उत्पाद वो लोग ऐसे ही सड़क पे छोड़ दे रहे हैं, सुसाइड हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो हमें सोचते थे कि हम लोग के प्लेट पे खाना तो उन्हीं के द्वारा मिल रहा है, तो हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि वो लोग की कठिनाइयां भी हम लोग को सोचना चाहिए, उनको उनके बारे में जानना चाहिए कि वो लोग ऐसा क्यों कदम उठा रहे हैं और क्या कठिनाइयां हो रही है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आया लगा कि कैसे किसान को मदद किया जा सकता है और वो लोग ही मेन बैकबोन ऑफ इंडिया है। अगर माना जाए तो जीडीपी में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और यहाँ पे किसान ही है जो कि मेन प्लेयर है, तो उनको कैसे मदद किया जा सकता है। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ करते हैं उनके लिए, कुछ हो सकता है तो करना ही चाहिए। चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं और संजीव जी के पास
जिसके बारे में लोगों को शायद जानकारियां भी नहीं है, लोग अपडेट नहीं है। तो सुकन्या योजना किस तरीके से फायदेमंद साबित हो रही है किशोरियों के लिए? देखिए क्या है कि 2014 का सीन याद कीजिए। उस समय उसके पहले क्या होता था कि बेटी एक प्रकार से बोझ ही थी, क्योंकि हर आदमी सोचता था कि हमारे घर में अगर बेटी है तो इसकी शादी कैसे करेंगे, इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि शुरू में ही 1 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कुछ योजनाओं को प्रारंभ किया था। उसमें एक योजना सुकन्या समृद्धि योजना भी थी। महिला सुकन्या योजना इतनी अच्छी योजना है, यानी कि बाप किसी भी पिताजी के लिए अपनी बेटी अब बोझ नहीं, उसकी पढ़ाई, उसकी शादी, कोई चिंता नहीं। यानी कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट योजना है। 8.2% समय पे बढ़ता घटता है ये, लेकिन अमूमन यही रहता है कि 8.2% इसमें ब्याज मिलता है। 18 वर्ष तक आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। 250 रुपये से 2015 में शुरू हुआ था, अक्टूबर माह में। 250 रुपये से आप इसको शुरू कर सकते हैं खाते को, और 10 साल से कम उम्र की लड़कियों का ये खाता प्रारंभ हो सकता है। जन्म के कुछ समय बाद भी आप शुरू कर सकते हैं, और ये छोटी छोटी राशि संचय होकर के बड़ी राशि बनती है, और उसमें भी सरकार आपको इंटरेस्ट दे रही है। और देन लोगों ने कितना स्वागत किया इसका। अभी तक हालांकि जितनी बड़ी जनसंख्या हमारे पास है उतनी अभी खाते नहीं खुले, लेकिन फिर भी अभी आपको पता होना चाहिए कि 33 करोड़ हमारे देश में सुकन्या योजना के खाते खुले हैं। यानी कि प्रति वर्ष 33 लाख के औसत से हमारे 33 लाख से थोड़ा अधिक हमारे खाते खुल रहे हैं। ये जो है कि बेटी की पढ़ाई, बेटी की शादी से अब अभिभावक मुक्त है। उसमें 2-3 चीजें हैं। अभी थोड़ा सा इस वर्ष थोड़ा उसमें बदलाव भी लाया गया है कि 10 वर्ष से कम उम्र की अगर कोई बच्ची है तो उसके पेरेंट्स उसके खाते को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके उन्हीं के नाम पे उनका खाता खुलेगा, मतलब लड़की के नाम पे रहेगा, ऑपरेट करेंगे। जैसे मैंने अपना खाता खुलवाया मेरी बेटी के लिए, तो पैसा मैं जमा करता हूँ, उसका सारा इंफॉर्मेशन मेरे मोबाइल पे आता है। लेकिन जब 18 साल की होगी तो उस लड़की के पास वो पैसा चला जाएगा। एक कई बार ये भी होता है कि किसी बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स होते हैं उसकी वजह जो जॉइंट फैमिली वगैरह में होता है ना कि चाचा भी अपने भतीजी के नाम से खुलवाती है, तो वैसे खाते पर अब थोड़ा सा ये लग रहा है, तो उसको भी आप चाहें तो सुलभ कर सकती हैं। जैसा कि सर आपने अभी अपडेट की बात बताई, तो ये जो अपडेट हुआ है, क्या ये आम लोगों की बात करें तो उन्हें इस बात की जानकारी है, या कहे तो इसके लिए कोई कैंपेन या ऐसा कुछ चला है क्या? अभी जानकारी आई ना, अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में आया था बिहार में कई खाते रोक दिए गए हैं। हाँ, हाँ। तो कैसे वो जब जाएंगे, उनको जब पता चलेगा कि हमारे खाते रोक दिए गए, तो उसका क्या है, क्या प्रोसेस है, वो बता करके वो देते हैं। इंडिमिनिटी बॉन्ड भरना है या क्या करना है उसमें, वो सारे बैंक वाले इसके लिए तैयार हैं। और बैंक में सहजता से ये खाता खुलता है, बैंक में भी, पोस्ट ऑफिस में भी। और मैं तो तमाम लोगों को इस चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि अगर आपके घर में कोई बच्ची है जिसकी आयु 10 वर्ष से कम है तो आप इस खाते को अवश्य खुलवाएं। छोटी सी राशि ही एक बड़ी राशि बनती है। अब देखिए अगर 200 रुपये 500 रुपये भी अगर महीने आप जमा करें तो 6,000 रुपये, और 10 वर्षों में 60,000 रुपया हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें जोड़ लीजिए, इसमें चक्रवृद्धि 3 महीने पे ब्याज मिलता है। तो करके एक अच्छी राशि नहीं, 1 लाख रुपये तक आप निश्चिंत हो सकते हैं। चलिए हम सवाल लेकर चलेंगे फिर से आपके पास आशीष जी, और आपसे एक और सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि आपने पढ़ाई की, अचानक से आपने देखा कि किसानों की कैसी बदतर स्थिति है, जिसके लिए आपने एक सपना देखा। आपने सपना देखा कि किसानों को कैसे हम मजबूती प्रदान करें। एक बात हमें बताएं कि आप इस अपने जो को फाउंडर है आप फ्यूचर फार्मिंग के, क्या इसके लिए आपने कोई कैंपेन भी किया है, या आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं, या कैसे पहुंचते हैं आप में इस बात की जानकारी? जी, हमने ये कोशिश भी की है। मैं खुद स्टार्टिंग में तो कोई लोग आके आप ये शुरुआत नहीं करते हैं, आपको खुद ही ग्राउंड पे जाके काम करना पड़ता है, खुद ही आपको बात करना पड़ता है। तो मैं और मेरा भाई अपने ही गांव से शुरुआत किया। हम लोग गांव के किसानों के पास जाके उनसे बात की, उनकी समस्याओं को समझा, फिर उनसे बात करके लगा कि थोड़ा ट्रस्ट इशू भी आता है, वो लोग को यकीन नहीं होता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ट्रेडिशनल करते आ रहे हैं 20 साल से 30 साल से, उनको वही पता है, उनको नया चीज कुछ नहीं पता है। तो नया चीज लाने के लिए डिजिटल जो प्रधानमंत्री जी करना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज है, और इसके द्वारा किसान बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। तो उनको उस चीज के बारे में बताया जाता है। एक कैंपेन लॉन्च हमने करवाया जहाँ पे किसानों को सारा आइडिया दिया गया है कि ये सब चीज चल रहा है भारत में, अभी ये सब टूल्स की सब्सिडी चल रही है, अगर ये सब आप लेते तो आपको इतना पैसा कम लगेगा, ये लगेगा।
और कैसे आप खेती अच्छे से कर सकते हैं, आपको कहाँ से सही उत्पाद सही से आपको बाजार मिल सकता है, कहाँ से सीड आपको मिल सकता है, ये सारी चीज की जानकारी हमने दी और इनको सही माध्यम से सही जगह जोड़ा और इनकी जरूरतों को जितनी हो सकता है, जितना किया जा सकता है हमारे द्वारा, वो सारी पूरा करने का हमने कोशिश किया है। फिर से सवाल लेकर चलेंगे संजीत सर, आपके पास आएंगे और ये पूछेंगे कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि हम किसानों को विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जो योजना है उसको पहुंचाने की कोशिश करें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया कि किस तरह से वो किसानों के सपने को पूरा कर रहे हैं। इसमें हम पीएम किसान योजना का बात करेंगे, किस तरह से ये लाभान्वित करता है किसानों को? जी, मैं उसको भी बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक मैं सुधार का एग्जैक्ट फिगर में बता दूं। जी। सुकन्या योजना के अंतर्गत अब तक 3,07,55,410 खाते खोले गए हैं और ये जो सुधार की जो बात हुई है, जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो गया है कि अगर किसी पेरेंट्स ने खाता खोला है तो वो खाता अब उनके नेचुरल पेरेंट्स को, यानी कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, उनको ट्रांसफर करना होगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। तो ये सहज है, इसमें आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात जो आप कर रही थी वो है प्रधानमंत्री की कई योजनाएं हैं जो किसानों के लिए लाभान्वित करने वाली है। उसमें एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी किसान को अब क्या था इस देश में, तो था क्या कि जो कुछ नहीं करेगा वो किसान करेगा, जबकि इस देश में कहा जाता था उत्तम कृषि मध्यम बाण निषिद्ध चाकरी भीख निदान। इस देश में किसानों को एक सम्मान देना एक गौरव की बात है और फिर से लोग किसानी से जुड़ रहे हैं। जैसे हमारे सागर जी हैं, युवा है, प्रतिभावान है और किसानों के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जब जुड़ते हैं, किसानी से जुड़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों का रुझान बढ़ता है। जब आमदनी उनकी बढ़ती है, उनको नया मार्केट मिलता है, तो वो लोग जुड़ते ही हैं। और आज देखिए कि किसानों को किसान अब खेती की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। युवा भी अब सोच अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि किसानी में भी हमारा फ्यूचर हो सकता है। अब तो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी आ गई है, काफी ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। आप कह रहे हैं तो यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तो लोन भी दे रहे हैं कि किसान अपने लिए अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट खरीद सके, मशीनों को खरीद सके और बेहतर खेती कर सके। किस बारे में भी आप हमें बताइए। ये आपने जो कहा ना इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, जी। ये अब जो सरकार है ना, ये जब किसान जब कहते हैं हम लोग कि पंजाब से जो ट्रेन आती है दिल्ली की ओर, उसको हम लोग कैंसर एक्सप्रेस कहते हैं। तो जो हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ था रासायनिक खादों का, वो अब दिखने लगा है, कुछ समय से दिखने लगा, 20-25 साल पहले से। अब इसीलिए अब जो थ्रस्ट है वो जैविक खेती पर है, देसी गाय पर है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल है। हमारी चिंतन में जो एकात्म चिंतन है, जिसमें व्यक्ति के आत्मा से लेकर के परमात्मा तक का एक पूरा चिंतन जिसमें किया गया है, उसको लेकर के अब किसानी पर जोर दिया जा रहा है। अब देखिए कई योजनाएं ऐसी आई हैं जिसमें आप जैविक खेती से अगर जैविक खेती करते हैं तो उसके लिए अच्छी आपको संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप देखिए कि देसी गाय के पालन के लिए केंद्र सरकार काफी योजनाएं प्रारंभ की है। अभी एक पुंगनूर गाय है, छोटी सी गाय, 2.5 फीट की गाय है, जिसको 1 लाख रुपए जिसकी कीमत है और उसका दूध काफी स्वादिष्ट है। आंध्र प्रदेश के किसानों ने उसको वहां पे लुप्त प्राय थी, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन से अब वो पुंगनूर गाय, यानी कि आप जो घर में कुत्ते को पालते हैं, मैं कुत्ते से कोई मेरा वैर नहीं, लेकिन कुत्ते के स्थान पर अब कोई चाहे तो गाय को भी अपने ड्राइंग रूम में पाल सकता है। इस प्रकार की वो पुंगनूर गाय है और काफी पौष्टिक दूध है उसका। और जो कृत्रिम गाय है, कृत्रिम गाय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जर्सी है और फ्रीजियन है, ये सारी गाय तो प्रयोगशाला में डेवलप की गई है। लेकिन अब जो देशी नेचुरल गाय है, जो पर्यावरण के अनुकूल है, जिसका दूध हमारे लिए अनुकूल है, जिसके दूध पीने से हमें मधुमेह नहीं होगा, बाकी कई बीमारियां नहीं होंगी, हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसी गाय को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री यानी कि केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है। तो ये किसानों के लिए काफी योजनाएं नई चली है, जिसमें जैविक खाद, देशी गाय और उसके लिए मार्केट भी अब उपलब्ध है। अब देखिए इसी पटना की सड़कों पर 50 रुपए भी दूध उपलब्ध है, सुधा का भी दूध है और 120 रुपए भी दूध है। 120 रुपए मिलता नहीं है लोगों को, लंबी लाइन लगी रहती है। और अक्षय जी, जैसा कि अभी सर ने बताया कि जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने बात किया है इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का, लेकिन अब जो है आने वाले वक्त में जिस तरह से अभी भी बढ़ावा दिया जा रहा है, आने वाले वक्त में भी जैविक खेती को ही बढ़ावा दिया जाएगा।
क्योंकि आप जो है फ्यूचर फार्मिंग से रिलेट करते हैं, तो आप हमें बताएंगे कि किस तरीके से आप इनके बातों से सहमत है या कैसे ये हमें फायदा पहुंचा सकता है। मैं पूरी बात से सहमत हूँ। मुझे खुद ही लगता है कि जैविक खेती करनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग ही करनी चाहिए। हमें जितना हो सकता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स को इग्नोर करना चाहिए, उसे नहीं यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आप वो सब यूज़ करके आपको कहीं न कहीं फिर दवाइयों में वो खर्चा करना पड़ता है। और अगर ये आपको पहले ही पता है कि आप पहले ही थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा दे के आपको वहाँ कम पैसा वहाँ पैसा नहीं लगेगा या कम लगेगा, जी। तो आप पहले खर्चा कर दीजिए, थोड़ा ही सा आपको खर्चा लगता है। क्योंकि ये खर्चा इसलिए भी लगता है क्योंकि ऑर्गेनिक में थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा होती है, थोड़ा-सा उत्पादन कम होता है, लेकिन जो आपको उत्पादन जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत हेल्दी रहता है, वो बहुत लोगों के लिए अच्छा रहता है। और हमने खुद ही अपनी फार्मिंग खुद शुरुआत की ऑर्गेनिक से ही। मुझे खुद लगा कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करनी चाहिए और नेचुरल फार्मिंग को ही हम लोग खुद प्रमोट करते हैं। और हम लोग जितना होता है मैक्सिमम हमारे प्लेटफॉर्म पे सारी प्रोडक्ट ही मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ कि ऑर्गेनिक या नेचुरल प्रोडक्ट ही लिस्टेड है। और हम लोग खुद ही कस्टमर से बात करते हैं, खुद उनको बताते हैं कि प्राइस, वो लोग खुद बोलते हैं कि प्राइस इतना महंगा है, ये क्यों है, क्या है। तो हम लोग अवेयर भी करते हैं ये इसलिए महंगा है क्योंकि उत्पादन कम होता है, कम किसान करते हैं, तो उनको बताया जाता है, उससे फिर करवाया जाता है, तो इस कारण से उसका प्राइस ज़्यादा रहता है। तो धीरे-धीरे अब कस्टमर भी, अब लोग भी समझते हैं कि हाँ, इस कारण से है। और कस्टमर भी, अब लोग भी अब खुद कॉन्शियस भी हो रहे हैं अपने हेल्थ के प्रति। वो लोग खुद समझ रहे हैं कि हाँ, ऑर्गेनिक में ही अब आगे देश ऑर्गेनिक में ही जाने वाला है, तो अभी से क्यों ना शुरुआत किया जाए। और इसीलिए हमने ये इसकी शुरुआत की और करते आ रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। बात करेंगे संजीव सर आपसे कि जिस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग का अभी दौर चल रहा है, आप देखते ही होंगे कि अब गाय के उपले भी ऑनलाइन अवेलेबल है। मतलब अब वहां से भी आम जनता जाकर खरीद रही है चीजों को, जो विषय है उसके बारे में जान रही है। आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बात की, जैविक खेती, इसको लेकर भी प्रमोट किए जाते हैं तमाम वस्तुओं को। क्या लगता है कि इससे भी लोगों को जागरूकता मिलेगी क्या? किस चीज ऑनलाइन से? जी। ऑनलाइन से तो लोगों को जागरूकता मिलेगी, लेकिन क्या है ना कि हर चीज की एक आयु होती है। अब जैसे दूध ही है, तो गाय का दूध आप कितने दिनों तक ऑनलाइन उसको प्रिजर्व करके दूर तक भेजेंगे? अब साइंटिस्ट लगे हुए हैं क्या क्या कर सकते हैं। देशी गाय का दूध है, हम लोग कहते थे कि धारोस में, आयुर्वेद में धारोस यानी कि जब गाय का दूध दुहा जाता है तो उस समय गर्म दूध होता है, उससे कई दवाइयां बनती हैं, कई दवाइयां तैयार होती हैं, उससे उसके माध्यम से कई दवाइयां वैद्य लोग देते रहे हैं। तो ये कहाँ से आप उसमें ऑनलाइन करेंगे? लेकिन फिर भी ऑनलाइन का दौर है, काफी युवा इससे जुड़े हुए हैं, तो इससे भी हम इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। और दूसरा है कि जैसे कि अभी आशीष जी बता रहे थे कि प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन आप अब जब एवरेज देखते हैं, जैसे कि अब हरियाणा और पंजाब में जमीनें बंजर हो रही हैं, लेकिन जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो जमीन की फर्टिलिटी बरकरार रहती है। तो ये एक अच्छा लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो आपके जमीन के लिए भी हितकारी है, स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी है और पर्यावरण के लिए भी हितकारी है। जैसे कि हमने अभी कई योजनाओं पर बात की है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, वो योजना है उज्ज्वला योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये सोचकर लाए थे कि काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है आम जनमानस को जब वो चूल्हे पर खाना बनाते हैं। कई तरह की बीमारियां होती है, कई तरह से जो ऐसा माहौल पैदा होता है जिससे कि जो तमाम घर के मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उज्ज्वला योजना लाकर उन्होंने एक अभियान सा चलाया कि तमाम जितने भी घर है उसमें गैस चूल्हा मौजूद होगा, जिससे कि लोग आसानी से खाना बना पाएंगे। कृत्रिम रूप से एक तरह से देखा जाए तो वो सुविधा प्रदान की गई कि अब चूल्हे पर खाना ना बनाकर उज्ज्वला योजना का लाभ लिया जाएगा। क्या लगता है सर कि ये योजना लाभ ले पा रहे हैं लोग, जो है इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं भाई आसानी से? उज्ज्वला योजना का भी एक हमको लगता है कि मैं जब गांव जाता था तो लोग बड़े अरमान से पूछते थे। जी। हम लोग आपस छोटे छोटे जो गांव में बच्चे रहते थे आपस में चर्चा करते थे कि भैया से पूछो ना, या तुम्हें इससे पूछो ना, संजीव से पूछो कि चूल्हा होता कैसा है, उसमें तो ऐसा खाना बन जाता है। तो वहाँ पर जो माहौल था, लकड़ी कटती थी और दम घोटू माहौल हुआ करता था, तो उससे बदलाव के लिए अब हम देख रहे हैं पर्यावरण संकट हम कितना जूझ रहे हैं, वायु प्रदूषण का, जी। तो उससे दूर करने के लिए ये एक वरदान जैसा हुआ है। और आप देखेंगे कि जब बाढ़ आता है तो लोग जैसे कि बकरी को, गाय को सुरक्षित ले जाते हैं, उस तरह अपने सिलेंडर को अपने साथ चिपका करके, चूल्हे को चिपका करके ले जाते हैं कि वहाँ अगर बाढ़ में तो लकड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर गैस हो तो खाना बना सकते हैं। तो वो भी एक एसेट के तौर पर है। ये जो चित्र बदलाव आया है,
ये उज्ज्वला योजना के कारण ही आया है। यानी कि नारी का एक प्रकार से हम शक्ति का वंदन कर रहे हैं। और वैसे तो अभी बिल भी आ गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत एक कई महिलाओं को जितने विधानसभा या लोकसभा की सीटें हैं, निर्वाचन का 1/3 हिस्सा कम से कम महिलाओं के लिए होगा। सामान्य सीटें से भी वो जीत सकती हैं। तो ये एक अच्छा बदलाव है। उज्ज्वला योजना में भी आप देखें, हाँ ठीक है, थोड़ी सी विसंगति है। अब उस पर भी पेनलाइज किया गया है लोगों को कि जिनके पास है गैस की एजेंसी है, उनका निश्चित है कि इतने लोगों को आपको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको गैस कनेक्शन देना ही होगा। अब मैं तो जब गाँव जाता हूँ तो कई बार लोग एजेंसी वाले कहते हैं कि अब केकरा के बांटे, किसको अब दें, सबको तो दे ही चुके हैं। अब लोग तो फिर यानी कि अब उनकी वो ये परेशानी है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को ढूंढे, उनको कनेक्शन दे। यानी ये माना जा सकता है कि तमाम घरों में अब गैस चूल्हा पहुंच चुका है। गैस चूल्हा पहुंच गया, लेकिन थोड़े से उसमें थोड़ी बदलाव की मुझे लगता है कि जरूरत है। जो बदलाव ये है कि एक तो कि क्या है कि चूल्हा लेना अनिवार्य न हो, दूसरा है कि उसको कैसे आप किस्तों में जो पैसे हैं उसको कैसे लंबे समय तक वो कनेक्शन का पैसा बांटेंगे, ये थोड़ी सी विसंगति, क्योंकि गाँव में अभी भी गरीबी है। तो सुना आपने, इस वक्त हम कई योजनाओं पर बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तमाम योजनाएं जिससे आम जनमानस लाभान्वित होती है और कहीं ना कहीं उनके सपने को साकार करने में अपने निश्चित रूप से भागीदारी भी निभाती है। लेकिन चलिए, समय की सीमा एक होती है और समय भी हो चला है। फिर से हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार और देखते रहिए हमारा चैनल डीडी बिहार। धन्यवाद।